हेलो स्टूडेंट। तो हमने जो पिछली वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स थे कि कैसे हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो हमने सीरीज मोटर का देखा, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर का देखा, ठीक है। तो फिर उसके बाद इनमें क्या थे ना, थोड़े बहुत लॉसेस होते थे, ठीक है। आप स्पीड कंट्रोल तो कर लेते थे उनसे, ठीक है, मतलब स्पीड कंट्रोल होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन उसमें क्या होते थे, लॉसेस कुछ ज़्यादा होते थे, ठीक है। तो उसको देखते हुए फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वार्ड लियोनार्ड, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ऐसा मेथड दिया, ठीक है, ऐसा सिस्टम कहेंगे, ठीक है, कि आप मोटर की स्पीड को अच्छे से कंट्रोल भी कर लो, ठीक है, लॉसेस भी कम हो। ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत लॉसेस होंगे, लेकिन अब कम लॉसेस होंगे, ठीक है। जितने लॉसेस पहले हो रहे थे उससे कम लॉसेस होंगे, ठीक। और इसमें एक एडवांटेज ये था कि इसमें आप मोटर की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते थे, ठीक है, आसानी से। बस आपको टर्मिनल चेंज करना है और आपकी जो मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन है उसको आप उसको चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो फिर जो वार्ड लियोनार्ड जी थे उन्होंने इस मेथड को बताया। तो इसके लिए इन्होंने क्या क्या लिया वो देखते पहले हम, ठीक है। उन्होंने एक लिया मोटर और जनरेटर का सेट, ठीक है, और वो मोटर जिसकी स्पीड को वेरी करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो गया फिर, एक तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, ठीक है, और एक जनरेटर का सेट हो गया, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर और एक जनरेटर का सेट, ठीक है। और एक वो मोटर जिसकी स्पीड को वेरी करनी है, जिसको हमने डीसी मोटर, ठीक है, एक डीसी मोटर जिसकी स्पीड को वेरी करना है, ठीक है। फिर अब नॉर्मली किसी फैक्ट्री की बात करो या फिर किसी उद्योग इंडस्ट्री की बात करो तो नॉर्मली डीसी सप्लाई कम होती है, ठीक है। 3 फेज सप्लाई आपको हर जगह दिखेगी, ठीक है, इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर लिया है, ठीक। अब ये मोटर इसको क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी इसको देना है, ठीक। इस मोटर को चाहिए क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो 3 फेज सप्लाई होगी उससे इसमें 3 फेज सप्लाई डाली जाएगी, ठीक है, आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर पे। तो ये आपका काम करने लगेगा, इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी या फिर विद्युत ऊर्जा इसको मिलेगी, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, आपका मैकेनिकल एनर्जी में या फिर यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। फिर उसको हम देंगे किसको, जनरेटर को। जनरेटर आपको पता है, हमने देखा है कि ऐसा मशीन या ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा मिलने पर उसको कन्वर्ट कर देती है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो फिर उस विद्युत ऊर्जा को हम किसको देंगे, अपने मोटर को, ठीक। अब इनकी बात तो हो गई। अब जनरेटर में देखो क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, जिससे हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए एक वाइंडिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो उस फील्ड को एक्साइट भी करना पड़ता है, ठीक है। अब ये डीसी जनरेटर है तो इसमें जो सप्लाई चाहिए वो डीसी, ये जो वाइंडिंग है ना यहाँ पर, ये आपका जो वाइंडिंग है या फिर जो फील्ड उत्पन्न कर रहा है इसको चाहिए डीसी सप्लाई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 3 फेज सप्लाई है, तो यहाँ पर लगा होगा एक रेक्टिफायर, ठीक है, और ये होगा कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। बॉक्स जैसा बना होगा वो रेक्टिफायर है यहाँ पर, और वो कैसा है, कंट्रोल रेक्टिफायर। मतलब आप इसके जो इसमें सप्लाई आएगा उससे जो आउटपुट मिलेगा उसको आप वेरी कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, ठीक है। अभी हम अच्छे से डायग्राम देखेंगे, अभी रफ वर्क दे रहे हैं खाली, ठीक है। एक यहाँ पर स्विच होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं रिवर्सिंग स्विच। तो ये रिवर्सिंग स्विच है, और रिवर्सिंग स्विच में सप्लाई कहां से आती है, आपका कंट्रोल रेक्टिफायर से, ठीक है। और कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होगा, एक फेज आएगा और एक न्यूट्रल होगा, 3 फेज होंगे, एक और न्यूट्रल का वायर होगा, ठीक है। तो एक न्यूट्रल हम लेंगे, ठीक है। अभी हम रफ देख लो इसको, फिर हम डायग्राम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी एक रेक्टिफायर लगा होता है, ठीक है। देखो मोटर में हमको क्या देना है, विद्युत ऊर्जा, और वो कहां से आएगी, इस जनरेटर से, इस जनरेटर से उसको क्या देना है, विद्युत ऊर्जा देना है। अब इसका भी जो फील्ड है उसको भी डीसी सप्लाई चाहिए होता है। तो एक यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इससे कहेंगे हम खाली सिंपल से रेक्टिफायर अनकंट्रोल, मतलब जिसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर उसकी वाइंडिंग होगी मोटर की, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम होगा आपका वार्ड लियोनार्ड सिस्टम में, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है। ध्यान से देखना आपने, देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज दिया गया इसको, ठीक, ये अपना काम करेगा, ये आपका जनरेटर है, ठीक है, ठीक। अब यहां पर क्या होगा कि आपका जो इसका सप्लाई है, आउटपुट है, वो हम देंगे आपके जनरेटर को, ठीक है। तो यहां से जो आउटपुट निकलेगा ना, जब घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी आपको, यांत्रिक ऊर्जा, वो हमने देना है जनरेटर को, ठीक है। क्योंकि
जनरेटर की जो प्रोसेस ही है वर्किंग करने की, कि जब हम किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार आपका किसमें, चालकों में विभवांतर बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हमने सब देखा है आगे से। ठीक, तो अब क्या होगा फिर देखो, इसको मिल गया मैकेनिकल एनर्जी, तो इसने उसको विद्युत ऊर्जा में बदला और फिर वो विद्युत ऊर्जा कहाँ गई, आपकी इस मोटर के पास। ठीक है, अब यहां पर मोटर क्या है, इसको क्या मिल रहा है, विद्युत ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी देगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो इसको मिलेगी विद्युत ऊर्जा और वो आपको क्या देगा, यांत्रिक ऊर्जा, मतलब मोटर घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब हमने हमारा जो टॉपिक है, हम तो ये वर्किंग हम सब देख चुके हैं। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम कि कैसे घूमता है, कैसे आपका विभवांतर बल उत्पन्न होता है, वो हम सब देख चुके हैं वर्किंग में। बस यहाँ पर हमने देखना है कि स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, और रोटेशन कैसे, इसका डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो फिर आपका ये वाइंडिंग दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपकी कॉइल है जो जनरेटर में विभवांतर बल उत्पन्न कर रही है। ठीक है, अभी जो ये कनेक्ट है वो यहां से यहां कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, यहां पर ये जो डॉट डॉट है, यहां पर ये वाला सिरा यहां पर भी आ सकता है, लेकिन अभी यहां जुड़ा हुआ है। ठीक है, इधर पे जुड़ा हुआ है और ये यहां पर जुड़ा हुआ है। तो ये नेगेटिव सिरा है, तो आपका जो नेगेटिव है वो कहाँ है, यहाँ पे है, और ये पॉजिटिव कहाँ जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपका जो करंट फ्लो होगा ना, वो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ऐसे करके करंट जाएगा और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पर विभवांतर बल उत्पन्न होगा। मान लो कि आपका जो अभी, मान लो लेट कि आपका जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है यहाँ से, तो इसकी जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है। ठीक है, मान लो भी, ठीक है, कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक, अब आपने क्या किया, ये रिवर्सिंग स्विच है। ठीक है, जो ये लगा हुआ है इसे हम कहते हैं रिवर्सिंग स्विच। ठीक, तो आपने सब सेम वही वर्किंग हो गया, आपका मोटर घूम रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस स्विच को ना, जो आपने यहां जोड़ा था उसको यहां जोड़ दोगे, फिर यहां से इसको हटा दिया, ऊपर साइड से हटा दिया और यहां से भी इसको हटा दिया और यहां जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, और ये अब पॉजिटिव हो चुका है। तो आपका करंट अब ऊपर को नहीं नीचे को जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इसमें करंट फ्लो होगा जनरेटर में, वो इधर को होगा। ठीक है, पहली वाली डायरेक्शन के अपोजिट पे। ठीक है, तो इसकी जो रोटेशन है ना मोटर की, वो भी क्या होगी, रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्सिंग स्विच की सहायता से आप क्या कर सकते हो, मोटर की रोटेशन आसानी से चेंज कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, स्विच ही चेंज करना है बस। ठीक, ठीक हो गया। ठीक, अब देखते हैं फिर आगे। ठीक, तो ये था आपका कि कैसे आप इसकी डायरेक्शन को रोटेट करोगे। ठीक है, इसकी रिवर्स करोगे मतलब। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें इसकी स्पीड कंट्रोल करना। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल करना मतलब देखो, यहां पर जो आप चुंबकीय क्षेत्र ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। किसकी मदद से, ये है कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें जो आउटपुट आ रहा होगा ना, इसमें जो सप्लाई आएगी, उसी के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर लगा हुआ है रेक्टिफायर। ठीक है, देखो रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि जो आपका एसी सिग्नल्स है या फिर एसी सप्लाई है उसको डीसी में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पर लगा है कंट्रोल रेक्टिफायर, मतलब आप जो आपको आउटपुट मिलेगा उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, कम ज्यादा। इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसकी सहायता से आप करंट को कम ज्यादा कर सकते हो। तो करंट कम ज्यादा करना मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का कम ज्यादा करना। ठीक है, और आपको इक्वेशन पता होगी कि एन किसके समानुपाती होता है, ईबी अपॉन में फाई। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, कम। अगर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा तो आपका स्पीड ज्यादा होगा। तो इस कंट्रोल रेक्टिफायर की मदद से आप आसानी से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ठीक, आप क्या करोगे, इस चुंबकीय क्षेत्र को कम कर दोगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया तो यहां पर विभवांतर बल कम उत्पन्न होगा, यहां सप्लाई कम जाएगी, मोटर धीरे रोटेट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा ना, जो विभवांतर बल उत्पन्न होगा वो कम जाएगा आगे। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, आपने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को कम कर दिया। ठीक है, करंट कम फ्लो करके कंट्रोल रेक्टिफायर की मदद से। ठीक है, तो जो जनरेटर है वो क्या उत्पन्न करेगा, आपका कम विभवांतर बल उत्पन्न करेगा। ठीक है, ठीक हो गया, कम विभवांतर बल। तो जो आपका सप्लाई है वो यहां कम जाएगा। अगर यहां सप्लाई कम जाएगा
तो आपका जो मोटर है वो धीरे रोटेट करेगा। ठीक है, तो आप फ्लक्स को कंट्रोल करके, ठीक है, फ्लक्स को कंट्रोल करके आप यहां मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। आपने इसके फ्लक्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, यहां पर जो इसकी वाइंडिंग है, इस मोटर का जो ये फील्ड है ना, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपने। ठीक है, बस आपने चेंज किस में करना है, आपका जो सेट है, ये जनरेटर का जो कॉइल है, इसी में करंट को कम ज्यादा करना है। ठीक है, ठीक, क्योंकि हमें जनरेटर का प्रिंसिपल पता है ना कि जनरेटर में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें घूमता है, ठीक, वो घूमता है आपके किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा। तो हमें ये भी पता है कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो चालक में विभवांतर बल उत्पन्न होता है। उसका फॉर्मूला भी देख लो कि कितना उत्पन्न होता है, ए बी इज इक्वल टू फाइव जेड एन पी अपॉन 60A। ठीक है, तो जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा विभवांतर बल। ठीक है, तो आप फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हो मतलब आप सीधे सीधे विभवांतर बल को कंट्रोल कर रहे हो, और विभवांतर बल को कंट्रोल कर रहे हो मतलब सीधे सीधे आप किसको, स्पीड को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो ये था आपका वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। ठीक है, इसमें लॉसेस होते हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि जो बिना लॉस किए हो। ठीक है, लॉसेस होंगे, ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम आप जितना उसको इनपुट दो उतना ही आप आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा परफेक्ट सिस्टम आज तक बना ही नहीं। ठीक, तो लॉसेस होंगे लेकिन कम होंगे। ठीक है, हमारी देखिए कोशिश ये रहती है कि कोई भी मशीन ऐसा बनाए जिसमें लॉसेस कम हो, कम से कम। ठीक है, तो ऐसे खोज होते रहते हैं कि नया एडवांस कहते रहते हैं ना। ठीक है, मॉडिफाई होते रहता है। ठीक, नए नए खोज होते रहते हैं, बस इसके लिए कि लॉसेस कम होते जाए। ठीक है, तो ये आपका वार्ड लियोनार्ड सिस्टम था। ठीक है, तो इसके द्वारा आप आसानी से किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल और उसके रोटेशन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यूजेज आप आसानी से पेपर मिल में या फिर होइस्ट में या फिर एलिवेटर्स में आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एलिवेटर में क्या होता है, आपको ऊपर भी जाना होता है, नीचे भी आना होता है। तो वही मोटर को पहले क्लॉकवाइज घुमाओ फिर रिवर्स करो, तो दोनों दिशा में घूमना है मोटर है, तो ये विधि बेस्ट होती है, जिसमें लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो ये आपका था वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। ठीक, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, स्पीड कंट्रोल बाय वार्ड लियोनार्ड मेथड। ठीक है, अब है लॉसेस इन डीसी मोटर। ठीक है, तो जैसे जनरेटर में लॉसेस थे वैसे ही यहाँ भी लॉसेस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे हमने वहाँ किया था। क्या आएगा, कॉपर लॉस, ठीक, दूसरा क्या होता है आपका आयरन लॉस, रिवीजन मान लो। ठीक है, जैसे जनरेटर में सेम वही यहाँ भी। और थर्ड आपका मैकेनिकल लॉस, यांत्रिक हानि जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब कॉपर लॉस या फिर ताम्र हानि जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर लॉस होता क्या है या फिर ताम्र हानि कहते हैं किसे हैं। ठीक है, कॉपर लॉस मतलब तांबा, जहां आपको तांबा दिखेगा। ठीक है, तो मेनली हम जो कॉपर यूज करते हैं वो आपका आर्मेचर में जो कंडक्टर्स रखते हैं, वाइंडिंग करते हैं, वो तांबे के बने होते हैं, कॉपर की। ठीक है, तो अब उनका क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा ना, क्योंकि कोई भी परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता है, सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो वो एक कॉपर क्या है, कंडक्टर तो है लेकिन उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, प्रतिरोध भी होगा। ठीक है, और जहां पर रेजिस्टेंस होता है वहां पर आपका क्या होता है, पावर की हानि होती है, लॉस होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे निकलता है, I²R। ठीक है, ठीक, तो इतना पावर आपका वहां पर क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ताम्र हानि कहते हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत जगह पर होता है। ये फॉर्मूला तो हो गया आपका कि करंट का वर्ग मल्टीप्लाई बाय उस चालक का रेजिस्टेंस। ठीक है, उस तांबे का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब कहाँ कहाँ पर होगा, फिर पहला तो आर्मेचर में ही होगा। ठीक है, आर्मेचर में हम खांचे जो बनाते हैं उनमें जो वाइंडिंग करते हैं कॉपर की होती है। ठीक है, तो कॉपर का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो मैं आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगा उसे मैं IA से दिखाता हूँ, आर्मेचर करंट, उसका वर्ग और उसका रेजिस्टेंस। तो पहला तो ये हो गया कि आर्मेचर में होने वाली जो आर्मेचर में लॉस होगा, ठीक है, वो कॉपर लॉस के अंदर ही आता है।
ठीक है। तो पहला हम जो देख रहे हैं वो क्या है, ताम्र हानि या फिर कॉपर लॉस। तो एक तो कहाँ होगा, वो आर्मेचर में होगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ होगा आपका, जो हम फील्ड बनाते हैं ना, जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वो भी आपका कॉपर का ही होता है, ठीक है, तांबे का ही होता है। उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं और वो क्या करता है, फिर आपको चुंबकीय क्षेत्र बना के देगा, ठीक है। मतलब एक प्रकार का चालक होता है वो भी, ठीक है। तो उसमें भी जो करंट फ्लो होगा, मैं संट मान लेता हूं, अभी हम संट की बात कर रहे हैं, संट मोटर, ठीक है। तो संट में जो करंट जाएगा उसका स्क्वायर और संट का जो रेजिस्टेंस होगा उसको ले लिया, तो एक तो वहां पर होगा, ठीक है। अगर संट मोटर की बात करें तो संट में जितना करंट जाएगा उसका वर्ग डॉट या फिर गुना संट का रेजिस्टेंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका सीरीज फील्ड। अगर मैं सीरीज मोटर की बात करूं तो एक फील्ड आपका कहाँ होता है, सीरीज में होता है, ठीक है। कंपाउंड में जैसे दोनों होते हैं, तो सीरीज में भी करंट जितना जाएगा उसको ले लिया, उसका वर्ग और उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम इंटरपोल भी यूज करते हैं, इंटरपोल भी यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो इंटरपोल में भी हम वाइंडिंग ही करते हैं, ठीक है, वहां भी चालक ही है, तो वहां भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो वहां भी जो करंट जाएगा, ठीक है। और इंटरपोल आपका आर्मेचर की सीरीज में लगता है, ठीक है। तो आर्मेचर में जो करंट जाता है वही आपके इंटरपोल में भी जाता है, तो यहां पे मैं आर्मेचर करंट ही लूंगा और इंटरपोल का रेजिस्टेंस। तो इतने सारे आपको जो लॉस दिखेंगे ना, वो आपके कहाँ, कॉपर लॉस में आएंगे, ठीक है। और कभी कभी हम जो ब्रश, कार्बन का ब्रश की जगह कॉपर का ब्रश भी यूज करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे, तो उनका भी जो लॉस होता है वो इसी में डाला जाता है, ठीक है। तो ब्रश लॉसेस भी इसी में आएगा, ठीक है। तो इतने सारे जो हानि है वो आपके ताम्र हानि में आएंगे, ठीक है। और ये लॉस वेरिएबल होता है, ठीक है, क्योंकि करंट का मान कम ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा तो करंट का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस लॉस को हम वेरिएबल लॉस कहते हैं, ठीक है, वेरी करता है जो, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट, नियत, जो फिक्स रहता है हमेशा, लेकिन जो कॉपर लॉस होता है ये आपका क्या होता है, वेरिएबल लॉस, ठीक है। मतलब अस्थिर हानि, अस्थिर, स्थिर नहीं अस्थिर, मतलब इसको बदला जा सकता है या फिर ये बदलता है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो कॉपर लॉस किस में आएगा, वेरिएबल लॉस में, जो चेंज होता है। अब चेंज कैसा होगा, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहता है ना, लेकिन करंट चेंज हो जाता है, ठीक है। लोड बढ़ने पर करंट का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करंट का मान कम ज्यादा होता है तो इनका मान भी कम ज्यादा हो सकता है। तो ये जो सब क्या है आपका, कॉपर लॉस, ठीक है। तो ये लॉस क्या हो सकता है, वेरी करता है, तो ये वेरिएबल लॉस में आता है, ठीक है, अस्थिर, जैसे हम कहते हैं वेरिएबल लॉस है ये, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं वेरिएबल हानि या फिर अस्थिर हानि, वेरिएबल लॉस, ठीक है। तो इतने सारे आपको क्वेश्चन में देगा कि इतना लॉस यहां पर है, तो आप न्यूमेरिकल करो, जो हम न्यूमेरिकल सेक्शन में आएंगे तो वहां और अच्छे से समझाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल कॉपर लॉस में इतना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आया, आयरन लॉस, ठीक है। अब आयरन लॉस होता क्या है, आयरन लॉस को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं हिस्टेरिसिस हानि, ठीक है, ठीक हो गया। एक आया आपका हिस्टेरिसिस हानि और एक होता है आपका एडी करंट लॉस। ये जनरेटर में भी आया था आपका, ठीक है, जब हमने डीसी जनरेटर की बात की थी वहां भी आपने इसको समझा हुआ है, बस यहां पर आपका रिवीजन चल रहा है, ये बस इतना मान लो। तो अब हिस्टेरिसिस हानि क्या होती है ये भी आप लोग को पता है, फिर भी मैं दोबारा से आपका रिवाइज करा दे रहा हूं। देखो, आयरन लॉस में दो लॉस आते हैं, एक को कहते हैं हिस्टेरिसिस हानि, एक को कहते हैं एडी करंट लॉस, ठीक है। अब देखो आपका ये वाइंडिंग है, ठीक है, ठीक, आपने इसको एक्साइट किया या फिर चुंबक बनाया, ठीक है, क्योंकि चुंबक बनाना है ना हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो आपने इसको चुंबक बना दिया, ठीक है। तो हम मोटर के अंदर जो क्या लगे रहते हैं, पोल्स लगे रहते हैं, ठीक है, इस टाइप के पोल्स होते हैं ना, जिनको हम एक्साइट करके क्या बनाते हैं, चुंबक बनाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं किसे, तो हिस्टेरिसिस लॉस को आपको समझने के लिए आपको हिस्टेरिसिस कर्व पता होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं, जो मेटल होते हैं, ठीक है, जो ये फेरोमैग्नेट्स, ठीक है, सिलिकॉन, इनके जो कर्व होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा एक ग्राफ से समझाता हूं, ठीक। तो मान लो ये एक बार मैग्नेट है या फिर एक कोर है, ठीक है,
एक बार है जिसको मैंने मैग्नेट बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं किससे कनेक्ट करूंगा, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, तो उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो देखो फिर अब हिस्टैरिसीस कर्व क्या कहलाता है। तो इसमें करंट फ्लो होगा ना, तो एक में फोर्स प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो इसको चुंबक बनाता है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय घनत्व, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो आप जैसे जैसे करंट को बढ़ाओगे, ठीक है, यहाँ पर कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के या फिर इस बैटरी को जैसे जैसे करंट का मान इंक्रीज करोगे, तो आपका जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ठीक, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जब इंक्रीज करेगा तो आपका जो फ्लक्स है या फिर चुंबकीय क्षेत्र है वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज करते रहेगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो आपका इस टाइप से जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करते रहोगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज होते जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी भी बढ़ते रहेगा। तो एक पॉइंट पा आके आपका इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेट होना मतलब सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि इसके आगे आप करंट का मान या फिर जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसका मान इंक्रीज भी करोगे, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र या फिर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है इसमें वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो बी है, चुंबकीय घनत्व, वो इंक्रीज नहीं करेगा। आप उसके बाद कितना भी करंट उसमें से फ्लो कराओ, क्योंकि उसकी क्या होगी, लिमिट होगी ना। ये जो कॉइल है उसकी एक लिमिट होती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आके ये रुक जाएगा, मतलब सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। फिर अब आपने क्या किया, इस बैटरी को यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बैटरी जैसे डिस्कनेक्ट कर दोगे तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये तो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, क्योंकि करंट का मान कम होने लगेगा ना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कम होता है और ये इसी पाथ को फॉलो नहीं करता है, वो ऐसे कम करते हुए होते हुए आपका यहां पर आएगा। तो इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपका जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है H, वो बिल्कुल क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फ्लक्स है डेंसिटी B, वो इतना अभी बचा हुआ है आपके इस कोर में, मतलब इसमें फ्लक्स है अभी, लेकिन जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बच गया, आपका चुंबकीय क्षेत्र या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बचा हुआ है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, इसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक हो गया। तो एक मिनट, ठीक, तो ये कहलाएगा आपके क्या, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक। और इसी को कहते हैं, इस यहां से यहां का अगर मैं इसको ओ ले लूं, इसको मैं ए मान लेता हूं, तो ए ओ ए क्या कहलाएगा आपका, रिटेंटिविटी, ठीक है, रिटेंटिविटी इतना, ठीक है। ठीक, तो आपका चुंबकीय या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने पर कॉइल में जो चुंबकीय क्षेत्र रह जाता है उसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और उसकी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। ये रह जाना क्या कहलाएगा, रिटेंटिविटी, ये पॉइंट याद रखना आप, ठीक है, क्या कहलाएगा, रिटेंटिविटी, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो आपका मोटर है या फिर जनरेटर है उसमें जो पोल हम यूज करते हैं, ये हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैं 4 पोल ले रहा हूं, ठीक है। तो आपकी जो आर्मेचर होती है या फिर जो कंडक्टर होता है वो रोटेट करता है, तो बारी बारी से अलग अलग पोल के अंदर आता है, कभी नॉर्थ पोल के अंदर, कभी साउथ के अंदर, फिर नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल के, ठीक है। तो जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होती है वो कभी इस डायरेक्शन में ठीक है, मतलब कभी करंट ऐसा फ्लो करता है, कभी ऐसा फ्लो करता है, मतलब आपका जो चालक है वो कभी किसके अंडर आएगा, नॉर्थ पोल के अंडर आएगा, कभी किसके अंडर आएगा, साउथ पोल के अंडर आएगा, ठीक है। तो जो आपका वो है कोर है जिसको आप चुंबक बना रहे हो, उसमें कभी आपका जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है बल,
वो कभी एक दिशा में लगेगा, कभी दूसरी दिशा में लगेगा। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ था, मान लो कि ये वाला डायरेक्शन भी काम कर रहा है, ऊपर वाला, तो ये यहां तक गया। ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, वो दूसरे जो आपका करंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, देखो, ठीक, अब देखो, अब जो आपका ये कोर था, मान लो ये जो नॉर्थ पोल है, पहले एक डायरेक्शन ऊपर वाला ले लो। ठीक है, ठीक, तो करंट ऊपर दिशा में फ्लो हो रहा था, इसने जो आपका चालक था वो किसके अंडर आ गया, नॉर्थ पोल के अंडर आया है। ठीक है, तो ऐसे करके सैचुरेट होते जाएगा नॉर्थ पोल के कारण। ठीक है, नॉर्थ पोल है तो आपने जब उसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया तो ये जो कोर है, ठीक है, ठीक, ये सैचुरेट मतलब मैग्नेट बनते जाएगा, इसमें चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ते जाएंगे इंक्रीज, इस पॉइंट पर आते हुए ये सैचुरेट हो जाएगा। फिर ये धीरे धीरे करके चालक यहां से कहां आएगा, यहां से हटेगा, तभी तो साउथ पोल के अंडर आएगा ना। तो जब ये नॉर्थ पोल से हटेगा तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, और एक पॉइंट पर आने पर क्या होता है, आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो जीरो हो जाता है, लेकिन उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बचे रहता है। ठीक है, ठीक हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं, किस दिशा में, रिवर्स। ठीक है, मतलब हम कहने का मतलब है कि हम एक दूसरी, इसको स्विच को ओपन ही रखेंगे, एक दूसरी बैटरी लगाएंगे जिसका टर्मिनल ऐसा होगा। ठीक है, तो करंट यहां से फ्लो होगा। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो पहले क्या होगा, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है इसको बाद में चुंबक बनाएगा, पहले ये बचा हुआ जो ये है ना, इसमें चुंबक इसको नष्ट करेगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कम होते रहेगा। तो इस पॉइंट पर आके, ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो, ये जो इतना चुंबक उसमें बचा हुआ था, पहले वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तब जाके दूसरी दिशा में चुंबकित हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स अब अपोजिट डायरेक्शन में लगा रखा है। ठीक है, आपका ये जो कोर था, समझाने के लिए, अभी हम मोटर की बात नहीं कर रहे हैं, मान लो एक कोर है, उसमें आपने कॉइल लपेटा है, आपने पहले उसमें एक डायरेक्शन में करंट फ्लो किया और वो चुंबक बनते गया, फिर एक लिमिट आने पर, आप सैचुरेशन पॉइंट आने पर आपने क्या किया, उस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये धीरे धीरे कम होते हुए इस पॉइंट पे पहुंचा। तो आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच तो जीरो कर दिया इस पॉइंट पे, लेकिन उसमें चुंबक तत्व रह गया है बी, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेंसिटी बचा हुआ है। तो अब इसको मैंने खत्म करना है ना, इसको मैंने हटाना है, क्योंकि मैंने जो चुंबक बनाना है वो दूसरी डायरेक्शन बनाना है, नीचे की ओर बनाना है। ठीक है, तो पहले मैंने बचे हुए चुंबक को हटाना पड़ेगा। तो फिर जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में हम लगाते हैं, बैटरी के कनेक्शन को चेंज करके। तो ये जब दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो ये बचा हुआ पहले चुंबकीय तत्व नष्ट होगा। तो इसी को हटाने के लिए हम अपोजिट में जो फोर्स लगाते हैं ना, या फिर इस मैग्नेटिज्म को, इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को हटाने के लिए अपोजिट में लगा हुआ जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, इसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है थोड़ा सा। ठीक है, इसी को कहते हैं हिस्टेरिसिस हानि। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस इसी को कहते हैं, क्योंकि हमें क्या करना हो रहा है, देखो, जो हमारा कोर है, पहले एक दिशा में चुंबक हुआ, अब उसको दूसरी दिशा में चुंबकित करना है, तो पहले ये बचा हुआ चुंबक तत्व नष्ट करना पड़ेगा। तो इसके चुंबक तत्व को नष्ट करने के लिए जो बचा हुआ, उसको हम अपोजिट में ये इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, यहां से यहां तक ये एच यूज हो रहा है, तो इसी के कारण हीट प्रोड्यूस होता है आपके कोर में। तो इसी को कहते हैं हिस्टेरिसिस हानि। ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा आपका, ये रिटेंटिविटी या फिर रेजिस्टिव मैग्नेटिज्म जितना ज्यादा होगा, उतना ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो आपने यहां तक नेगेटिव में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया है, तब जाके ये नष्ट हुआ है। तो इसको नष्ट करने के लिए इतना हमें एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, तो यही आपके हीट के रूप में आपको दिखेगा, तो उसी को हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं। फिर ये इस पॉइंट पर आएगा, फिर ये आगे अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो चुंबक तो इसका बढ़ेगा नहीं। फिर आपने क्या किया, फिर उसका बैटरी को बंद कर दिया, फिर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया, तो ये धीरे धीरे ऐसे ही कम होते रहेगा। और फिर से देखो, आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन इतना चुंबक तो फिर रह गया। फिर आपने इस चुंबक जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है इसको अपोजिट डायरेक्शन में फिर से ऊपर वाला बैटरी को कनेक्ट करना है। फिर से ये इतना ये नष्ट होगा, पहले बचा हुआ चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी यहां पर तक। ठीक है, इतना फोर्स आपने एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है यहां से यहां तक, फिर जाके ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। तो इस टाइप का एक कर्व फॉलो करता है।
ठीक है, इसी को हिस्टैरिसीस कर्व कहते हैं। अब हिस्टैरिसीस हानि क्या पर हुई कि जब भी आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करोगे ना, जैसे एक बार क्या आता है नॉर्थ पोल आता है, एक बार साउथ पोल आता है, ध्यान से सुनना। तो जो आपका चालक है एक बार नॉर्थ पोल की उसमें आता है, फिर साउथ पोल की उसमें आता है। तो आपका चालक एक बार इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, एक बार इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। लेकिन जब ये एक से दूसरे में चेंज होगा तो वहां पर हिस्टैरिसीस हानि होती है उस पॉइंट पर, क्योंकि जब पहले आप इस दिशा में इसको मैग्नेटाइज कर रहे हो, फिर इस दिशा में मैग्नेटाइज करो अपोजिट डायरेक्शन में ना, यहां नॉर्थ पोल मान लो, यहां साउथ पोल मान लो, तो एक बार इस दिशा में मैग्नेटाइज कर रहे हो, एक बार इस दिशा में मैग्नेटाइज कर रहे हो। लेकिन अपोजिट जब आप इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो हर बार इतना फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, ये वाला फोर्स, ठीक है। तो इतना फोर्स आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हो, इसे कहते हैं कोर्सिव फोर्स, ठीक है। इसे कहेंगे हम क्या, कोर्सिविटी भी कहते हैं, या फिर जो बल लगता है ये, ठीक है, इसे कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोर्सिविटी, कोर्सिविटी, ठीक है, इसको याद रखना, कोर्सिविटी। और इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। तो ओ इसको मान लेता हूं मैं सी, यहां से यहां तक। ओसी क्या कहलाएगा फिर आपका, ओसी कहलाएगा कोर्सिविटी, ठीक है। तो यही एक्स्ट्रा जो आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा रहे हो बचा हुआ चुंबक तत्व नष्ट करने के लिए, ठीक है। देखो आपने इस दिशा में इसको चुंबक तत्व किया है, ठीक हो गया। अब आपने उसको इस दिशा में करना है, तो पहले इस दिशा का जो चुंबक तत्व बच गया उसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटाते समय जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है, उसी को कहते हैं हम हिस्टैरिसीस हानि, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका, ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। डब्ल्यू एच हिस्टैरिसीस लॉस बराबर स्टीमेंस कांस्टेंट बी की पावर 1/x बी मैक्स, ठीक है, बी मैक्स की पावर 1.6 डॉट एफ डॉट वी, ठीक है। ये वॉट में आएगा, ठीक है, वॉट में पावर है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टीमेंस कांस्टेंट है, ठीक है, हिस्टैरिसीस स्टीमेंस कांस्टेंट, ठीक है। और लिख देता हूं इसको, स्टीमेंस कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, स्टीमेंस कौन, ठीक है, स्टीमेंस हिस्टैरिसीस कांस्टेंट हो गया। वी क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है, आपका जो कोर है उसका आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोर, वॉल्यूम ऑफ द कोर, ठीक है। तो ये वही आपको हिस्टैरिसीस लॉस कहां मिलेगा, जो आप कोर यूज करते हो ना, जिसको आप चुंबक बनाते हो, ठीक है। देखो वैसे तो ये चुंबक होते नहीं है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, वाइंडिंग लपेटते हैं, लपेटते नहीं, आप लोगों ने जब मैंने आपको जनरेटर के उसमें बताया था या मोटर के उसमें, तो ये वाइंडिंग्स होते हैं, तो हम इसको डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है। तब जाके ये क्या बनते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनते हैं, ठीक है। तो उसी समय इसी के कारण कि जब आपका मैग्नेटाइज एक बार नॉर्थ पोल, एक बार जब चुंबकीय क्षेत्र चेंज करते हैं ना, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ठीक, जब आपका जो मैग्नेट होता है वो पहले एक डायरेक्शन में फिर दूसरी दिशा में, तो जब वो चेंज होता है उसी समय, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जब वो चेंज होता है, ठीक है, तो उसी समय आपको ये लॉस देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द कोर भी हो गया, ठीक है। और इसमें क्या, हाँ एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो इतना आपने याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आया इसी में आपका एडी करंट लॉस, ठीक है। एडी करंट लॉस होता क्या है, ठीक है, ठीक, सिंपल सा ये भी इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो आपका जो आर्मेचर होता है ना, ठीक, जो कोर आर्मेचर भी एक क्या प्रकार का क्या है, देखो सिलेंडर टाइप का होता है, खांचे बने होते हैं, ये हमने सब देखा हुआ है, इस टाइप का होता है, ठीक है। और ये सिलेंडर के आकार का होता है एकदम, आप कभी मिक्सी खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर टाइप का एक आर्मेचर है,
ठीक है। अगर मैं इसको पूरा सॉलिड लूँ ना, अगर जो आपका आर्मेचर पूरा एक सॉलिड है, ठीक, तो ये क्या करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो हुआ तो ये भी एक चालक ही, ठीक है, हम इसको एज ए चालक ही लेंगे, ठीक है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो इसमें भी विभवांतर बल उत्पन्न हो जाता है। देखो, जो इसमें चालक रखे हैं उसमें तो होगा ही, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बना हुआ है आर्मेचर, उसमें भी क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जिसके कारण यहां पर क्या होगा, पावर हानि होगी, जो आपका पावर है वो इसमें नष्ट होगा, ठीक है। तो ये जो कोर है, जो आर्मेचर है, इसमें आपका जब विभवांतर बल उत्पन्न होता है तो उसमें करंट फ्लो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी तो चालक उसको काट रहे ना। फ्राडे ने कहा था कि कोई भी चालक अगर आपका कोई भी चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उसमें विभवांतर बल उत्पन्न होता है, ये फ्राडे ने कहा था। तो ये भी तो एक चालक ही है आपका आर्मेचर, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब आपके चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर बल, उससे इसमें करंट फ्लो होने लगता है, उसे कहते हैं हम एडी करंट। तो वो जो करंट फ्लो होता है और इस आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, पावर क्षय होगा, हानि होगी, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका आर्मेचर है इसको पूरा सॉलिड ना बना करके पत्तियों से बनाते हैं। इस आकार की छोटे मतलब इस आकार की पत्तियां होती हैं और वो आपस में सब जुड़े होते हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीट एक सॉलिड नहीं होता है ये, बस आपको ऐसे अलग अलग डिस्क लेने हैं, पत्तियां टाइप की, ठीक है। ये डिस्क लेना है, ठीक, और इसको क्या करना है, बाहर से वार्निश करना है, मतलब इसको लेमिनेट क्या करना है, ताकि एक पत्ती दूसरे पत्ती में करंट को प्रवाहित ना होने दे, ठीक है। तो इसी टाइप के बहुत सारे आपको डिस्क जोड़ते हुए आपने आपका क्या बनाना है, आर्मेचर बनाना है, ठीक है। और जब ये डिस्क बनाओगे आप तो ठीक क्या करोगे, इसको लेमिनेट करोगे, इसके बाहर से परत चढ़ाओगे, वार्निश करोगे इसको, ठीक है। ऐसा क्यों, ताकि जो अगर देखो घूमना इसने है ही, विभवांतर बल इसमें उत्पन्न होगा ही, लेकिन अगर हम इसका करंट का पाथ ही काट देना, क्योंकि एक डिस्क से दूसरे डिस्क में अगर करंट नहीं जाएगा तो हानि नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए जो हम आर्मेचर बनाते हैं वो लेमिनेशन द्वारा बनाते हैं, पतले पतले डिस्क द्वारा बनाते हैं। तो ये बहुत सारे डिस्क आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। बस ये ध्यान देना कि हम इसको क्या करते हैं, वार्निश करते हैं और लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट मतलब परत चढ़ाना, बोलते हैं ना कि जैसे हम आधार कार्ड को लेमिनेट करते हैं, हमने बहुत चीज को लेमिनेट करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें पानी आने से खराब ना हो, मतलब आप पानी का रास्ता रोक रहे हो उसमें। तो वही सेम इसमें भी है, हम इसको लेमिनेट कर देंगे, ठीक है, परत जैसी चढ़ा देंगे इसके बाहर से, ताकि एक डिस्क दूसरे डिस्क के संपर्क में ना आए, तो करंट का रास्ता टूट जाएगा। तो अगर करंट के रास्ता ही नहीं होगा तो फिर आपका करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसलिए एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेट करते हैं अपने डिस्क को, और आपका जो आर्मेचर होता है वो छोटे मतलब बहुत सारे डिस्क से मिलके बना होता है, एकदम सॉलिड कोर का नहीं होता है, ठीक है, पत्तियों से मिलके बनता है, ठीक है, बहुत सारे पत्तियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक हो गया। तो ये था आपका एडी करंट लॉस, ठीक है, ठीक। तो अब इसका भी फॉर्मूला है निकालने का, क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में आपको फॉर्मूला पूछेगा। तो एडी करंट यहां पर देख लो, एडी करंट आने का फॉर्मूला होता है के बी मैक्स का स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर और वी का स्क्वायर, ये वाट ही होगा, ठीक है। तो अब कौन सी क्या चीज है, ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, आपका एडी करंट कांस्टेंट है। और आपका ये हो गया फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, चुंबकीय घनत्व किसे कहते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ये हो गया आपका आवर्ती, ये हो गया थिकनेस, ठीक है, थिकनेस हर पत्तियों की थिकनेस, अगर आपने एक की थिकनेस, ठीक है, जो आपका एक आपने जो डिस्क लिया है उसकी थिकनेस होगी एक की, ठीक है। और वी है आपका वॉल्यूम, पूरे आर्मेचर का वॉल्यूम, जो ये आपका पूरा बनेगा ना, जब छोटे छोटे मतलब छोटे कह रहा हूं, बहुत सारे जब डिस्क आप जोड़ लोगे तो ये एक इस टाइप का बनेगा, सिलेंडर टाइप का बनेगा ना, तो उसका वॉल्यूम, ठीक है। वी क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। टी आपका थिकनेस हो गया, और आपका एफ क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। तो ये था आपका एडी करंट लॉस, ठीक है। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है, पतले पतले बहुत सारे, ठीक। तो लास्ट आपका इसमें मैकेनिकल लॉस, ठीक है। तो मैकेनिकल लॉस के अंडर जो आपका रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर फ्रिक्शन, घर्षण के कारण, ठीक है। तो ये वो लॉस होता है जो किसके कारण, एयर फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, क्योंकि रोटेट कर रहा है ना आपका जो पार्ट है, मोटर है तो रोटेट कर रहा है जो आपका आर्मेचर, तो क्या होगा,
गैप में फ्रिक्शन भी होगा ही, घर्षण के कारण भी हानि होगी। और जो आपका बियरिंग है वहां भी फ्रिक्शन होगा, ठीक है। एयर फ्रिक्शन हो गया और बियरिंग में जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, बियरिंग में भी जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और ब्रश आपका रोटेट करता है कम्यूटेटर के ऊपर, तो वहां पर भी आपका क्या होता है, फ्रिक्शन होगा, ब्रश के ऊपर भी फ्रिक्शन होगा, ठीक है, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में, ठीक है, वहां भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो इन्हें कहते हैं मैकेनिकल लॉस कहते हैं इनको, ठीक है। तो आपका रोटेटिंग पार्ट है आपका आर्मेचर, तो वो भी एक वहां पर क्या होगा, बीच में गैप रहता है, ठीक है, एयर गैप, तो वहां पर भी फ्रिक्शन हो गया। और आपका जो बियरिंग यूज करेंगे हम, उसमें भी आपका फ्रिक्शन होगा। तो ये सब घर्षण हानि जहां जहां भी होगी, ये सब किसके अंडर आएंगे, मैकेनिकल लॉस के अंडर, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन हो गया, बियरिंग फ्रिक्शन हो गया, और ब्रश कम्यूटेटर फ्रिक्शन हो गया, घर्षण। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके मैकेनिकल हानि के अंदर, ठीक है, यांत्रिक लॉस के कारण, ठीक हो गया। तो ये जो एयर फ्रिक्शन है या बियरिंग फ्रिक्शन है, ब्रश फ्रिक्शन, ये किसके अंदर है, आपका मैकेनिकल लॉस के अंदर, ठीक है। अब जो आपका मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक स्थिर हानि और अस्थिर हानि, ठीक है। तो जो आपका आयरन लॉस होता है ना, कोर लॉस जिसे भी हम कहते हैं, ये स्थिर हानि में आता है, ठीक है। और मैकेनिकल लॉस भी स्थिर हानि में आता है। तो ये पॉइंट याद रखना, मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस किस में आएगा, फिक्स लॉस में, ठीक है, फिक्स लॉस के अंदर, ठीक है, स्थिर हानि। और कॉपर लॉस किसके अंदर आता है, आपका अस्थिर वेरिएबल लॉस के अंडर, ठीक है। तो ये थे आपका लॉसेस इन डीसी मोटर्स, ठीक है। तो यहां पर आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, लॉसेस इन डीसी मोटर, ठीक। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कीजिए घर में, ठीक, ओके स्टूडेंट।